warm welcome to all of you. So the first year results were out previous week, but I was quite busy in shifting and stuff, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया है. So in this video we are going to discuss about how to ace your university examinations. तो फर्स्ट ईयर में ना टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. इन तीनों में ही थ्योरी पोर्शन होता है और प्रैक्टिकल पोर्शन होता है. थ्योरी जो है हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स ईच, तो टोटल 200 हो गया ये. और प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया ये 300 ईच सब्जेक्ट के लिए. एंड अगर हम पूरा टोटल करते हैं तो वो आउट ऑफ 900 तुम्हारा रिजल्ट आएगा. तो अगर ये 300 है, तुम इसमें से 75% स्कोर करते हो, जो कि होता है 225 मार्क्स, तो तुम्हारी डिस्टिंक्शन काउंट होती है. तो बायोकेमिस्ट्री में मेरे इसमें 75% थे, इसलिए मेरे इसमें डिस्टिंक्शन थी. लेकिन जो एनाट और फिजियो है ना, उसमें ये था कि मेरे थ्योरी में डिस्टिंक्शन है, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल में 50s की लाइन में मार्क्स है दोनों में, इसलिए इनमें मेरे प्रैक्टिकल में डिस्टिंक्शन नहीं आया, इसलिए ओवरऑल डिस्टिंक्शन नहीं आ पाई. बट मेरे थ्योरी में डिस्टिंक्शन है तीनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर. एंड प्रैक्टिकल का थोड़ा ये होता है कि ये आपके इतना हाथ में भी नहीं होता है. ऊपर से ना मैं क्लासेस वगैरह इतना नहीं जाते थे, तो मे भी शायद उस चीज़ का थोड़ा फ़र्क पड़ा है. तो प्रैक्टिकल की क्लासेस अपनी वो सीरियसली अटेंड करना. अब अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ ना कि भाई तुम बहुत पढ़ाई करो फिर तुम्हारी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, तो इस वीडियो का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली आने ही हैं. लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, एटलीस्ट इतना तो नहीं कि मैं इतने अच्छे मार्क्स डिजर्व करूँ. देखो, जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें स्कोर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है. बस तुम्हें थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा और तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा. तो अब क्वेश्चन होने के लिए ना हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है. पहला, बिलीव इन योरसेल्फ. दूसरा है इंटेलिजेंट प्लानिंग. और तीसरा है फोकस्ड एफर्ट्स. करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं. आइल से तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारे सारे एफर्ट्स, वो सब कुछ वेस्ट है अगर तुम्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं है. इसलिए अपना सेल्फ स्टीम है ना, वो ऊपर रखना, आई मीन सबसे ऊपर. इट विल लीड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच. अगर कोई चीज़ सच में टफ भी है ना, स्टिल तुम्हारा ब्रेन बोलेगा यार तू तो चैंप है, तू सब कर सकता है. एंड जिसने ये सोच लिया ना कि मैं कर सकता हूँ, ट्रस्ट में वो कर लेगा कैसे भी, बट वो कर लेगा. एंड वहीं इसका नेगेटिव साइड ये है कि अगर तुम पहले से सोच के बैठे हो कि नहीं मैं तो फेलियर हूँ, नहीं मुझसे तो नहीं हो सकता है, तो तुम पढ़ने भी बैठोगे ना, तो तुम्हारे ब्रेन में वही सब घूमेगा कि यार टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा. एंड तुम करना भी चाहोगे, तुम्हारा ब्रेन करने ही नहीं देगा उसको. तो जिसने ये ब्रेन मैनिपुलेशन सीख लिया है ना, वो सब कुछ अचीव कर सकता है. और तुम्हारा ब्रेन इतना इमेंस पावर होल्ड करता है, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन है वो कितना पावरफुल है. लोगों का ना ऐसा लगता है कि सब फिजूल की बात है, बट लेट मी टेल यू, तुम्हारी जो साइकोलॉजी होती है ना, वो तुम्हारा मोर देन 50% रिजल्ट डिसाइड करता है. तो शुरू करने से पहले ही तुम्हारा 50% रिजल्ट वहीं डिसाइडेड है कि तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो. जहाँ भी सेल्फ डाउट आ गया ना, गेम वहीं खत्म है. तो ये सेल्फ डाउट जैसी चीज़ तो कभी लाइफ में आनी ही नहीं चाहिए. तो है ना, इसके मार्क्स से ज़्यादा अफेक्ट मत होना. बिकॉज मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था पूरे साल, एक मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा है कि मैं कौन से टेस्ट में पास हो रही हूँ या फेल हो रही हूँ. इवन जो एनाट का पीयूसी था ना, मैं उसमें फेल हो गई थी. बट वहीं एनाट का जो यूसी हुआ था, जब मेरे फाइनल्स हुए थे, उसमें मेरे थ्योरी में डिस्टिंक्शन है. तो तुम देख रहे हो ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना, तो पीछे वाले टेस्ट का कुछ इतना मतलब नहीं है. स्टार्टिंग से ही ना मेरा दिमाग में गोल सेट था कि यार मेरे को यूसी में थोड़ा ठीक ठाक से नंबर लेके आना है. और सिंस मैं पहली बार घर से निकली थी बाहर, तो मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी. लाइक हाँ, मैं नई सिटी आई हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना था. तो इसलिए मुझे पता था कि मेरे को स्टार्टिंग से ही स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि मैं टाइम सेव कर सकूँ और उनको दूसरे एरियाज़ में मैं लगा सकूँ. तो इसके साथ ही ना हम हमारी पॉइंट नंबर 2 पे मूव करते हैं, विच इज़ इंटेलिजेंट प्लानिंग. एंशियंट टाइम से ही ना जो किंग्स होते थे ना, तो वो अपने किंगडम के लिए प्लानर्स हायर करके रखते थे, जो सारे टैक्टिक्स प्लान करते थे, चाहे वो किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर कोई वॉर का प्लानिंग हो गया. तो ये जो तुम्हारा वर्क प्लेस है ना, जो तुम्हारी कर्मस्थली है, ये भी कोई बैटल ग्राउंड से कम नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि तुम इसमें ब्लाइंड फोल्ड होकर तुम अंधाधुंध इसमें कूद पड़े हो, तुम कुछ भी पढ़े जा रहे हो, हर कुछ ही पेपर में आता नहीं है और तुम सारा एफर्ट लगा रहे हो. एक वो चीज़ तुमने सुनी है कि एफर्ट्स मैटर नहीं करते, राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स मैटर करते हैं. तुम पढ़ तो बहुत रहे हो, बट तुम ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो पेपर में कभी आना ही नहीं है, तो कुछ सेंस नहीं है उसका तुम्हें. एंड ये जो प्लानिंग वाला काम है ना, कि तुम्हारे लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है. मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे देती हूँ. तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नीट यूजी हो, नीट पीजी हो, तुम्हारे 12th के बोर्ड्स हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, सबका एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अराउंड 60% पेपर जो है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसा ही आता है. या तो मतलब सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, या फिर उसका सिमिलर्स आता है.
तो तुम क्या करो, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो तुम अपने सीनियर से ले लो, या फिर तुम जो लाइब्रेरी है वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे, तो तुम उधर से करेक्ट कर सकते हो। अब जैसे तुम्हें पढ़ना है सीवीएस, तो तुमने क्या किया कि सीवीएस के जो क्वेश्चंस थे ना हर पेपर में, वो तुमने लिख लिए हैं एक जगह पे, और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तुम उन पर स्टार या फिर कुछ भी ऐसा सिंबल बना सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है। तो एक चीज़ तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगा ना कि मुझे यार ये क्वेश्चन है वो मुझे ज़्यादा फोकस देके पढ़ना है, या फिर मुझे इतना 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 पढ़ना है। तो तुम्हारा मेन प्रायोरिटी वो क्वेश्चन है, जो तुमने वो लिस्ट बनाई है ना, तुम्हारी मेन प्रायोरिटी ये है कि पहले मुझे ये खत्म करना है। एंड अगर तुमने वो खत्म कर लिया तो तुम मोर देन 60% स्कोर कर रहे हो उसी में, उसके बाहर से भी तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे हम 22 बैच की बात करें तो वो 12-13 तक के पेपर पढ़ सकते हैं, लाइक 2012-13 तक के वो पेपर पढ़ ले, मोर देन इनफ है वो, उससे पीछे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एंड एटलीस्ट में 5 साल के पेपर्स तो सॉल्व करनी ही चाहिए, बिकॉज वो ट्रेंड चलता है क्वेश्चन का, वैसे वैसे से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले तुम 5 साल के क्वेश्चन करो और उसके बाद में पीछे से शुरू करो, जैसे 12, 13, 14 ऐसे स्टार्ट करो। बिकॉज क्या होता है, जो कुछ क्वेश्चन को लंबा टाइम हो जाता है ना आए हुए, तो वापस से वो वही रिपीट होके आता है। अब हमारे पास में क्वेश्चन की लिस्ट तो आ गई जो हमें पढ़ना है, बट क्वेश्चन ये है कि उनको पढ़ना कहाँ से है। तो आई सजेस्ट कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक है उसको एज ए मेन बुक तुम यूज़ मत करना। मतलब मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं खरीदी थी, बिकॉज मुझे पता था कि मैं उसको खरीद लूँगी, 1-2 बार पढ़ूंगी और बस वो कोने में पड़ी रहेगी, मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ उसको। बिकॉज मैं इतनी डेडिकेटेड बच्ची नहीं हूँ कि हाँ मैं ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ूंगी बहुत डिवोशन के साथ में। एंड अगर तुम्हारा से ज़्यादा ही मन है ना कि नहीं यार मेरे को तो स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ने हैं, तो आई सजेस्ट कि तुम उसका PDF डाउनलोड कर लो, फिर तुम उसको पढ़ के देखो 3-4 बार, और अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है ना कि यार मैं इसी में से पढ़ूंगा, देन तुम उसका हार्ड कॉपी खरीद लो। जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं ना उससे तुम्हारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो अगर तुमने जैसे फिजियोलॉजी के लिए गाइडर लिया है तो तुम वही पढ़ते रहोगे, भाई बायोकेमिस्ट्री एनाट में भी पास होना है। अगर तुम फिजियो में डिस्टिंक्शन भी लिया है, स्टिल तुम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो ओवरऑल तुम्हें रिमांड में बैठना ही पड़ेगा। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि तुम एक में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो दूसरों में तुम फेल हो रहे हो, नहीं, तुम्हें सब पे बराबर ध्यान देना है, एटलीस्ट तुम्हें पास तो होना है हर सब्जेक्ट में। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है तुम उनको ऐसे रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, जैसे मतलब तुमने PDF डाउनलोड कर लिया उसका और तुम अपनी मेन बुक से कुछ टेक्स्ट पढ़ रहे हो या तुमने कोई टॉपिक पढ़ा और वो तुम्हें इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो तुम स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हो कि यार इसमें से मैं समझ लेता हूँ इस चीज़ को। मेरे थिंकिंग में इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड बुक का। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इनका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया। मैं प्रेपलेटर यूज़ करती थी, आप लोग चाहो तो आप मैरो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके जो टीचर्स हैं उन्होंने पढ़ रखी होती है स्टैंडर्ड बुक्स, इवन काफ़ी सारे तो हैं वो ऑथर्स होते हैं कुछ बुक्स के। तो ये लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बुक में से तुम्हें पढ़ाएंगे बट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, तो तुम मजाक में मतलब स्टैंडर्ड बुक पढ़ लोगे एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भाई मैंने इतना हाई लेवल का बुक पढ़ लिया है। एंड फर्स्ट ईयर में ना फिर भी क्या टीचर्स थोड़ा सा फोकस करते हैं कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट सेकंड ईयर से सारे जो टीचर्स हैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता इतना कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनका बस ये है कि हाँ मेरे को मेरा लेक्चर लेके कंप्लीट करना है। तो आई विल से कि तुम इन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली ना बच्चों में एक मैथ होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये उनका बर्डन बढ़ा देंगे, बट फॉर मी मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि इन्होंने मेरा बर्डन बढ़ाया नहीं है, जबकि जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी करती थी। फर्स्ट ईयर में मैंने सिर्फ लेक्चर्स लिए थे बिकॉज मेरे को पता था कि भाई MCQ सॉल्व करने का मेरे पास में टाइम नहीं है और MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो MCQ है वो नेक्स्ट या फिर जो अपना नीट PG है उसके लिए होता है, और थ्योरी है वो इसलिए ताकि तुम UC में आंसर्स लिख सको। अभी सेकेंड लेक्चर्स थे ना, मैंने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए थे कि हाँ जो थ्योरी है चैप्टर की वो मैं अच्छे से समझ लूँ। एंड अभी हम कोई 3rd, 4th, 5th ग्रेड में नहीं पढ़ते हैं कि हमें सारे आंसर्स हैं वो क्रैम करने पड़ेंगे, हम उनको रटेंगे तो ही हम जाके पेपर में लिख के आएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ें समझनी होती हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है ना तो फिर आप आंसर खुद से भी फ्रेम कर सकते हो एग्जाम में। एंड इनके जो नोट्स हैं ना वो समझाने के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म के नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें जो थ्योरी है ना वो पॉइंट्स में दे रखी है। तो जो पॉइंट्स है ना उससे एक तो ये फ़ायदा है कि यार तुम्हें याद जल्दी हो जाता है, दूसरा वो रिविजन में भी बहुत हैंडी रहता है, और थर्ड चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे तुम्हें आंसर पॉइंट्स में ही लिखने होते हैं। तो अगर तुम बुक्स पढ़ते हो ना तो उसमें से तुम्हें पॉइंट बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर है वो तुम जाके सीधा चिपका सकते हो। इवन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनके लिए मैंने बुक पढ़ी ही नहीं थी, मैंने सिर्फ मतलब उसका थ्योरी देखा प्रेप से और मैंने उसके नोट्स पढ़े थे। तो एक तो वाइटामिन हो गया, एंडोक्राइन थे, ऐसे थे 3-4 चैप्टर जिसमें मैं सोलली इसी पे डिपेंडेंट थी प्रेप पे, मैंने बुक पढ़ी नहीं थी उसकी। लेकिन बाकी चैप्टर्स थे उनका मैं क्या करती थी कि मैंने पहले थ्योरी देख ली, मेरे सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, एंड जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, मैं कह रही हूँ टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा ना तो भी वो बंदा उसका आंसर कर देगा अगर उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है।
तो मैं पहले थ्योरी देख लेती थी, मेरे बेसिक क्लियर हो जाते थे, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। एंड उसके बाद में मैं क्या करती थी, बुक में से जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमने PY निकाले थे, तो मैं बुक में से एक बार उनको रीड आउट कर लेती थी कि कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया है ना, UC के पर्सपेक्टिव से। कोर्स यूज़ कर रहे होते हो ना, तो उस पर ब्लाइंडली डिपेंडेंट नहीं होना होता, आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज़ करना होता है। जैसे कि एक एक्सक्रीशन चैप्टर था और एक रिप्रोडक्शन था, तो उसका ना वेटेज ज़्यादा नहीं था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने सोचा कि यार मैं लेक्चर लूँगी तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इससे बढ़िया घंटे 2 घंटे में मैं जो थ्योरी है उसी से गो थ्रू हो जाती हूँ। मेरे पास ना एक्चुअली बहुत कम टाइम बचा था एंड में जाते जाते, इसलिए मैंने ऐसा किया था कि हाँ, मैंने जिसका वेटेज ज़्यादा नहीं था, मैंने चलो ठीक है उसका थ्योरी उसी से अपन गो थ्रू हो लेते हैं। ना एक और गलती है जो बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं कि वो एक ही टॉपिक को मल्टीपल बुक से पढ़ते रहते हैं। भाई तुम्हें PhD थोड़ी करनी है उस टॉपिक के अंदर, एक टॉपिक है उसको एक ही जगह से पढ़ो। एक टॉपिक को 4 जगह पढ़ने से अच्छा है कि तुम एक टॉपिक को 4 बार एक ही बुक से पढ़ो। और हमारा जो ब्रेन है ना, वो विजुअल्स और ऑडियोज पे काम करते हैं, तो वो उस टॉपिक की फोटोजेनिक मेमोरी बना देगा तुम्हारे ब्रेन में, तो तुम एक ही जगह से बार बार पढ़ोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एंड हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है फोकस्ड एफर्ट्स। चाहे तुम दिन में 1 घंटा बैठ रहे हो या फिर तुम पूरे हफ्ते में सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन वो 4-5 घंटे है ना, वो ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी बुक्स में होना चाहिए। एक जो ऐसा एक वो चीज़ बोलते हैं ना कि भाई वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है या फिर उसका ब्रेन है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे जैसा ही है, बस वो जो चीज़ है बहुत फोकस होकर पढ़ रहा है। अगर उसके जितना फोकस तुम लगा दोगे ना, तो वो चीज़ तुम्हें भी उतनी ही जल्दी याद हो जाएगी। चीज़ ये है कि तुम किसी को पढ़ा सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो वो चीज़ तुम कभी ज़िंदगी भर तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी, मतलब इतना अच्छे से वो याद हो जाती है। एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा ना, तो किसी फ्रेंड को बोल दो कि यार प्लीज़ मेरे को पढ़ा दे, तो वो पढ़ाएगा। एंड वो फ्रेंड को बोलो कि भाई मेरे से बीच बीच में क्वेश्चनिंग करते रहना कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ, कहीं मैं लॉस तो नहीं हो गया। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। मैंने तुमसे मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, बट हर पर्सन अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ यही मेथड यूज़ करो, तुम खुद के मेथड्स निकाल सकते हो जो तुम्हारे ऊपर वर्क करते हैं, या तुम्हें लगता है कि नहीं भाई ये चीज़ अच्छा है, तो तुम वो ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, जितना एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना है तुम कर लो। मुझे ना काफ़ी सारे बच्चे प्रैप रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ये हमारे कॉलेज का कूपन कोड है जो आप यूज़ कर सकते हो टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को लेके, तो आप मुझे DM कर सकते हो, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।